चलिए ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो, आज हम लोग देखने वाले हैं ऑन पेज एंड टेक्निकल। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग सबसे पहले थ्योरीज देखेंगे, क्या चीजें हैं, और उसके बाद फिर जब हम लोकल एसईओ और ई कॉमर्स वहां तक खत्म कर लेंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे देखना कि कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ऑन पेज टेक्निकल में आज हम लोग देखेंगे, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है जब आप एसईओ स्टार्ट करते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप स्टार्ट करते हो, तो आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना इन द सेंस कि आपका गोल क्या है, मेन गोल। आप ट्रैफिक तो लेके आ जाओगे, लेकिन ट्रैफिक का एक गोल होता है ना, आपको चाहिए ट्रैफिक। तो अगर हम पेड और ऑर्गेनिक ट्रैफिक देखें, तो इसमें अगर क्वालिटी ट्रैफिक कोई मानी जाती है तो वो ऑर्गेनिक मानी जाती है। सबसे ज्यादा क्वालिटी ट्रैफिक होती है ऑर्गेनिक। ठीक है, तो आपका जो गोल है वो है ट्रैफिक लेके आना, लेकिन ट्रैफिक के बाद का भी कुछ ऑब्जेक्टिव तो होगा। कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव लाइक आपका लीड जनरेशन, सेल्स, अदर कन्वर्जन, न्यूज़लेटर साइन अप, तो कुछ गोल होगा आपका। और हर एक वेबसाइट का कुछ गोल होता है। या फिर मान के चलो आपने थर्ड पार्टी एड लगा रखा है, लाइक आपका ब्लॉग है तो आपने क्या कर रखा है, थर्ड पार्टी एड लगा रखा है। तो आपका फिर रेवेन्यू मेकिंग एक गोल होगा, क्या हमें रेवेन्यू सबसे ज्यादा चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें गोल डिफाइन करना होता है। जैसे हम पेड एड रन करते हैं तो उसमें हम लोग गोल डिफाइन करते हैं। अब हमने स्टार्टिंग में देखा था कीवर्ड, टाइप ऑफ कीवर्ड, है ना। तो टाइप ऑफ कीवर्ड जो है वो क्यों यूज होता है। लाइक आपके कीवर्ड कई टाइप के हो सकते हैं, कॉमर्शियल होते हैं, है ना, इंफॉर्मेशनल होते हैं, और ई कॉमर्स वाले होते हैं। तो कीवर्ड की टाइप, जैसे हम सेल्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो सेल्स के लिए हम कौन से किस टाइप के कीवर्ड्स यूज करेंगे, जो जिनका इंटेंशन सेल्स का होगा, ई कॉम का होगा, या फिर कॉमर्शियल होगा। इस टाइप के कीवर्ड्स हम यूज करेंगे सेल्स के लिए। लीड जनरेशन के लिए कर रहे हैं तो कुछ ऐसे इंटेंशन वाले कीवर्ड जिनका इंटेंशन होगा लीड जनरेशन, लाइक वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं। तो आपने क्या किया कि उनको बेसिक ओवरव्यू दिया, सारी इंफॉर्मेशन दी, और आपने वहां पे एक लीड फॉर्म दे दिया कि अगर आपको इसकी पीडीएफ या मास्टर ई बुक चाहिए तो उसके लिए आप जो है ये फॉर्म को फिल करो और डाउनलोड कर लो आप मास्टर ई बुक। तो वो क्या करेगा, वो उस फॉर्म को फिल करेगा। अब जब उस फॉर्म को फिल करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगी, लीड आ जाएगी। आप लीड कैप्चर कर लोगे, है ना, और उसके बदले में आप उसको क्या दे दोगे, एक फ्री ई बुक। ठीक है, फ्री ई बुक आप उसको एक ऑफर कर दोगे उसके बदले में। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को जो है हम एक तरीके से स्टार्टिंग से ही लेके चलते हैं गोल ओरिएंटेड, क्योंकि पेड एड की तरह इसमें ऐसा नहीं होता कि आप जो है अपना ऑब्जेक्टिव टाइम के साथ चेंज कर सकते हैं। आप अपना ऑब्जेक्टिव टाइम के साथ चेंज नहीं कर पाएंगे। एंड द रीजन व्हाई, बिकॉज ऑफ पेड एड में होता है कि चलो ठीक है आपने कैंपेन पॉज कर दिया, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें रैंकिंग आने में टाइम लगता है। रैंकिंग इट विल टेक अराउंड 3 to 6 month। तो आप बीच में मिड एसईओ कैंपेन में आप गोल नहीं चेंज कर सकते, राइट। तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड या गोल ओरिएंटेड होके हम स्टार्टिंग से ही चलते हैं। क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑन पेज। व्हाट इज ऑन पेज, विद इन द पेज, विद इन द वेबसाइट, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं टू इंप्रूव आवर रैंकिंग इन सर्च इंजन। देखो, फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हमेशा याद रखना, कभी भी आपको जो कंटेंट क्रिएट करना है, कभी भी आपको जो वेबसाइट क्रिएट करनी है, वो यूजर्स के लिए क्रिएट करनी है, नॉट फॉर सर्च इंजन। रीजन, यूजर्स के लिए क्यों क्रिएट करनी है, यूजर ओरिएंटेड होनी चाहिए। यूजर एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होना चाहिए सर्च इंजन ओरिएंटेड आप बना रहे हो, लाइक आप कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो, है ना। जिस कीवर्ड को आपको रैंक कराना है आपने 100 to 200 टाइम्स वो कंटेंट में यूज कर लिया है,
वो कभी भी 100 to 200 टाइम्स आप यूज कर लोगे कंटेंट में तो भी वो रैंक नहीं करेगा। गूगल इनफ स्मार्ट हो चुका है। तो आपका जो गोल होना चाहिए सबसे पहला, वो यूजर ओरिएंटेड होना चाहिए। जो आप कंटेंट बनाओगे वो यूजर ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि सर्च इंजन के लिए बनाना है आपको। ठीक है। तो ऑन पेज में जो भी हम चेंजेस करेंगे या विद इन द वेबसाइट जो भी हम एसईओ के लिए चेंजेस करते हैं, लाइक आपका इंटरनल लिंकिंग हो गया, इमेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हो गया, और उसके बाद जो है मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हो गए, ठीक है, स्कीमा स्ट्रक्चर हो गया। तो ये सारे जो टास्क होते हैं ये ऑन पेज में आते हैं, राइट। अब इसका हमारा जो है मेन गोल क्या होता है ऑन पेज का? मेन गोल होता है ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइज करना फॉर द यूजर्स। अब आप खुद सोचो कि लाइक इन दिस एकेडमी की ये वेबसाइट है और हम चलते हैं पेज सोर्स में। जो सर्च इंजन देखता है आपकी वेबसाइट को इस फॉर्म में देखता है, राइट, और यूजर इस फॉर्म में देखता है। तो आप खुद सोचो इसमें कि आप कितना भी यूजर एक्सपीरियंस जो है वो सर्च इंजन ओरिएंटेड आप कितना भी बना लोगे, सर्च इंजन को तो देखना ये वाला पार्ट है, वो आपके आगे वेबसाइट पे थोड़ी ना जाएगा फ्रंट एंड पे। तो जब उसको ये वाला पार्ट देखना है तो फिर आप जो है इस चीज को सबसे पहले प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी कि जो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस है उसको आपको ऑप्टिमाइज करके रखना है फॉर यूजर्स, राइट। इंटरनल लिंकिंग हम क्यों करते हैं? फर्स्ट रीजन है इंटरनल लिंकिंग का कि हमारी जो अथॉरिटी है वो ओवरऑल पूरी वेबसाइट पे पास हो सके, है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक रिवर है, ठीक है, लेट सपोज एक रिवर है और ये एक छोटे से आप कैनाल या कुछ भी बोल सकते हो उससे कनेक्टेड है सिटी में। बट यहां पे जब ज्यादा पानी आएगा, है ना, तो फिर क्या होगा? अगर यहां पे ज्यादा पानी आ गया इन केस ऑफ फ्लड और ये सारी चीजें, तो यहां पे भी ज्यादा पानी आ जाएगा, है ना। अब मान के चलो यहाँ के जो आसपास का एरिया है वहां पे तो पानी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इधर का जो एरिया होगा वहां पे तो बिल्कुल भी पानी नहीं पहुंच पाएगा, राइट, क्योंकि वहां पे कोई रास्ता नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम मल्टीपल कैनाल्स बना देते हैं, ठीक है, और इनको इंटरकनेक्टेड कर देते हैं सबको। अब क्या है, हर जगह पे जो वाटर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएगा और फ्लड से भी बच जाएंगे, राइट। तो सेम चीज होती है। अब ये मान के चलो आपकी अथॉरिटी है, ये जो रिवर है ये आपकी अथॉरिटी है ना, और ये जो छोटे छोटे हमने कैनाल्स बनाए हैं ये आपके इंटरनल लिंकिंग है। तो हमें जब अथॉरिटी पास करनी है ओवर द वेबसाइट तो हम क्या करेंगे, हम इन सबको इंटरकनेक्टेड कर देंगे ताकि अगर बॉट आएगा या गूगल का जब क्रॉलर आएगा तो वो हर जगह पे जाके क्रॉल कर सके इक्वली, हर एक पेज को वो अच्छे से चेक कर सके। और यही रीजन है कि इंटरनल लिंकिंग मैटर करता है। ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब यूजर एक्सपीरियंस के पॉइंट से देखते हैं, यूजर एक्सपीरियंस के पॉइंट से क्यों जरूरी है। तो यूजर एक्सपीरियंस के पॉइंट से इसलिए जरूरी है कि अगर उसको कोई रिलेटेड आर्टिकल चाहिए होगा उससे, तो वो वहीं से डायरेक्ट उस लिंक पे विजिट कर लेगा क्लिक करके, अगर आपने इंटरनल लिंकिंग कर रखी है तो उसको बैक टू साइट या गूगल पे जाके दोबारा से सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे क्या होगा, इससे आपकी वेबसाइट को एक पॉजिटिव साइन जाएगा, राइट। तो पॉजिटिव साइन जब जाएगा तो ये आपकी रैंकिंग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए ऑन पेज, ओवरऑल ऑन पेज बहुत जरूरी होता है। अब हम देख लेते हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। देखो एक तरीके से कंटेंट ही किंग था, है और रहेगा आगे भी। तो कंटेंट पे आपको फोकस करना है। कंटेंट पे फोकस कैसे करना है? सबसे पहले मैं एक एग्जांपल कीवर्ड लेता हूं यहां पे। देखो एक कीवर्ड है हाउ टू
मेक मनी ऑनलाइन, ये हमारा कीवर्ड है। ठीक है, इस पे हमें कंटेंट प्रोड्यूस करना है, कंटेंट लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कीवर्ड का इंटेंशन समझेंगे। कैसे? अगर आप कीवर्ड ये सर्च कर रहे हो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो आपका इंटेंशन या आपका गोल क्या है? आपका इंटेंशन या गोल क्या है कि आप जो है कुछ ऐसे तरीके आप सर्च कर रहे हो या ढूंढ रहे हो जिससे आप ऑनलाइन पैसे कमा सको। इंटेंशन आपका क्लियर है, यही ऑनलाइन पैसे कमाना है आपको। आप कुछ ऐसे तरीके आप ढूंढ रहे हो। अब मैं यहां पे जो है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं जो ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यूजर को जो वो इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है वो नहीं मिलेगी। भाई यूजर आया, आपकी मान के चलो यहाँ पे 3 साइट रैंक है, यूजर आया, ये वाली आपकी साइट है फर्स्ट वाली, इस पर क्लिक किया, लेकिन वहां पे इसको कोई इफेक्टिव वे नहीं मिला जो उसको इंप्रेस कर पाए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, बैक जाएगा गूगल पे, सेकंड रिजल्ट पे चला जाएगा। तो गूगल क्या कंसीडर करेगा इसको कि जो आपका ये पेज है ये फर्स्ट पे रैंक करने लायक नहीं है। रीजन कि जो इंफॉर्मेशन यूजर देख रहा था, क्योंकि जो गूगल है वो इसी बेस पे काम करता है कि भाई उसको यूजर एक्सपीरियंस देना है। जो यूजर जो कंटेंट देख रहा था वो कंटेंट उसको यहाँ पे मिला नहीं, वो फिर सेकंड पे चला गया। अगर उस कंटेंट की रिक्वायरमेंट फर्स्ट पे ही फुलफिल हो जाती तो फिर वो सेकंड पे ना जाता, राइट। लेकिन अब क्या होता है, देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल भी गई, लेकिन हम उसके बाद भी सेकंड पे चले जाते हैं देखने की और कोई तरीका है क्या इसके अलावा, राइट। ये भी तो यूजर का एक तरीके से माइंडसेट हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक दो यूजर ऐसा करेंगे तो जो है आपकी साइट की रैंकिंग कम हो जाएगी। लेकिन जब रेगुलरली ऐसा होने लगेगा आपकी साइट पे कि आपके पर डे 1000 विजिटर्स आ रहे हैं उस पेज पे और 900 विजिटर्स जो है वो नेविगेट करके सेकंड रिजल्ट पे जा रहे हैं, है ना, तो फिर ये सोचने वाली बात है। फिर ये क्या होगा इसमें, फिर क्या होगा इसमें, आपकी साइट डी रैंक होगी, वो 4th या 5th पे जाएगी, इससे भी ज्यादा जा सकती है। अगेन इस चीज को मॉनिटर कैसे करते हैं, हमें पता कैसे चलेगा भाई यूजर आ रहे हैं जा रहे हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं एनालिटिक्स और क्लैरिटी। ठीक है, इससे हम पता करते हैं हीट मैप, यूजर एक्चुअली हमारी साइट पे कर क्या रहा है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं हीट मैप से कि यूजर हमारी साइट पे कर क्या रहा है। और एनालिटिक्स से हम बाउंस रेट मॉनिटर करते हैं। बाउंस रेट मतलब क्या होता है, देखो एक 1000 वर्ड का आर्टिकल है, इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 7 to 10 मिनट्स, राइट। अब यूजर आ रहा है, वो 100 वर्ड्स पढ़ रहा है और उसके बाद जो है विद इन 1 मिनट वो बैक होके दूसरे साइड पे चला जा रहा है। दैट मीन्स वो आपका बाउंस रेट हो गया, वो इंक्रीज कर रहा है आपका बाउंस रेट, कि जितना टाइम उसको रहना चाहिए आपकी साइट पे उतना टाइम रह नहीं रहा। तो इसका मतलब या तो कहीं भी यूजर एक्सपीरियंस में दिक्कत है ना, या तो कहीं कंटेंट में प्रॉब्लम है। अब उसका कैसे पता लगाएंगे? उसका पता लगाएंगे हम हीट मैप से। हम देखेंगे कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है, हम रियल टाइम एनालिसिस करेंगे कि हाँ इस कंटेंट पे दिक्कत कहाँ पे आ रही, कहाँ पे इशू आ रहा, यूजर एक्सपीरियंस सही है, कंटेंट क्वालिटी ठीक नहीं है, या कंटेंट क्वालिटी ठीक है यूजर एक्सपीरियंस सही नहीं है। तो वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, क्लैरिटी से देखेंगे। ठीक है, अब कंटेंट रेलेवेंस क्या होता है? कंटेंट रेलेवेंस यही होता है कि आप जिस टॉपिक को कवर अप कर रहे हो उस टॉपिक को बहुत ही डीप में आपको कवर अप करना है। ऐसा नहीं है कि सिंपल ओवरव्यू देके आपने कंटेंट को रैप अप कर दिया। ऐसा अगर आप करोगे तो वो क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा। क्वालिटी कंटेंट एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसकी उसका कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है क्वालिटी कंटेंट का कि एक स्केल है या पैरामीटर है, आप जो है वहां से आप उसको सारी चीजें देख सकते हो या चेक कर सकते हो। क्वालिटी कंटेंट का जो पैरामीटर है वो ये है कि आप कीवर्ड इंटेंशन को समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो। अब जैसे किसी ने सर्च किया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, गूगल पे जाके किसी ने सर्च किया,
ठीक है, नट वैलेट का इनको जो है फर्स्ट रिजल्ट मिला, इन्होंने इस पे क्लिक किया। अब आप देखोगे इनका कंप्लीट कंटेंट आप देखोगे तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक पे इन्होंने डिस्कशन किया है, और टोटल इन्होंने 25 तरीके बताए हैं। ठीक है, 25 वे। कंटेंट क्वालिटी इनकी कैसी है, अब इन्होंने 25 वेज बताए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप 30 वेज निकाल सकते हो। अब आपको रिसर्च करना है कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, और उनके लिए रिसर्च कंटेंट आपको तैयार करना है पहली चीज, और ये ट्राई करना है कि इनसे थोड़े से अलग हो, इनसे थोड़े से अलग हो। रीजन अलग हो कि यहां पे यूजर आएगा तो यहां पे इन्होंने 25 तरीके देख लिए, अब उसके बाद वो बैक करके सेकंड रिजल्ट पे जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड रिजल्ट यूट्यूब का है, हम थर्ड पे जाते हैं, थर्ड पे जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कोई कंटेंट ही नहीं, यहाँ पे वैसे लैंडिंग पेज है। ठीक है, बट ये क्लिक वर्कर एक प्लेटफॉर्म है जो सर्वेज के पैसे देता है। अगर आप सर्वे इनके सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये पैसे देता है। ठीक है, तो इनका तो चलो ये खुद का प्लेटफॉर्म हो गया। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना। अब उसके बाद इंडीड है, एक यूट्यूब रिजल्ट है, उसके बाद इंडीड है। तो आपको क्या देखना है कि आपको जो फर्स्ट रिजल्ट है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होनी चाहिए आपके मेथड, है ना। आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करो। एडिशनल इन्फो आप जब ऐड करोगे तो जब यूजर्स आएंगे आपके उस पेज पे, पहली चीज तो जब गूगल क्रॉल करेगा तो वो देखेगा कि जो टॉप पे रैंक कर रहा है कंटेंट उससे कुछ अलग है आपका कंटेंट, राइट। और उसके बाद जब ये रैंकिंग इसकी स्टार्ट होगी तो ये 5 या 6 पे होगा। तो जब यूजर्स यहां तक आएंगे उस केस में तो वो देखेंगे उनको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, और इस वजह से क्या होगा कि यूजर्स खुद आपके इस आर्टिकल को प्रमोट कर देंगे, राइट। वो ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे आपके आर्टिकल के, और उससे क्या होगा, उससे आपका बाउंस रेट कम रहेगा, यूजर एंगेजमेंट इंक्रीज होगी, और रैंकिंग अपने आप इंप्रूव होगी। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि कंटेंट क्वालिटी का मतलब ये होता है कि इंटेंशन या जो क्वेरी है उस कीवर्ड की वो कितना फुलफिल हो रही है, इन द सेंस कितना फुलफिल हो रही है, वो आप कहां तक इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हो उस चीज को लेके। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। जो भी कीवर्ड आपके पास है या जो भी कीवर्ड आपने रिसर्च किया, कीवर्ड रिसर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, कीवर्ड पर कंटेंट क्वालिटी प्रोड्यूस करना है। जैसे आपने कीवर्ड रिसर्च तो कर लिया, अब उस पर आपने कंटेंट क्वालिटी जो है आप उस पर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो, तो उस केस में क्या होगा, आपका कंटेंट रैंक नहीं करेगा, और आपको क्या लगेगा कि हमने तो कीवर्ड रिसर्च ठीक से नहीं किया। और ये एक मिथ है, आपको कीवर्ड को पहले समझना है। आप टाइम लो थोड़ा सा, इंटेंशन नहीं समझ में आ रहा है, लेट सपोज इंटेंशन नहीं समझ में आ रहा है। जैसे इसका इंटेंशन क्या है, इसका इंटेंशन है इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन चाहता है पैसे ऑनलाइन कैसे कमाए जा सकते हैं, इसके रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन चाहता है, दैट्स इट। तो इसका जो इंटेंशन है इंफॉर्मेशन का है, उस इंफॉर्मेशन को आपको फुलफिल करना है एक बेस्ट तरीके से, जितना ज्यादा बेस्ट तरीका पॉसिबल हो उस तरीके से आपको फुलफिल करना है। क्लियर है यहां तक सबको? उसके बाद आता है मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन। देखो इसमें दो चीजें होती हैं, आपको ध्यान देना है, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। दोनों होते क्या है, मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन? तो जब आप सर्च इंजन में कोई क्वेरी करते हो
तो आपको रिजल्ट कुछ ऐसे शो होते हैं। आपको यहाँ पे एक टाइटल आता है, राइट, और एक डिस्क्रिप्शन आता है। आप देखोगे तो ये एक डिस्क्रिप्शन आएगा यहाँ पे, और यही दोनों बहुत ज्यादा मैटर करते हैं क्लिक के लिए। अगर आपका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ये दोनों सही नहीं है तो कोई क्यों क्लिक करेगा? वो क्लिक नहीं करेगा, वो सेकंड पे क्लिक कर लेगा, थर्ड पे क्लिक कर लेगा, राइट। तो जो ये टाइटल है इसी को हम बोलते हैं मेटा टाइटल, और इसको हम बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, राइट। ये आपका मेटा टाइटल है और ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये जो कंप्लीट आ रहा है डिस्क्रिप्शन। तो इसको हमें ऑप्टिमाइज करना होता है, राइट। अगर हम इसको ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक जो है फैक्टर है रैंकिंग का। अब यहां से हमें क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन से कि हम क्या कंटेंट में अंदर ऑफर कर रहे हैं। लेट सपोज यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है 25 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन ऑफलाइन एट होम, राइट। अब 25 वेज इन्होंने बता दिया कि 25 तरीके हैं मेरे पास। अगर आप उन 25 तरीकों में से कुछ देखना चाहते हैं तो आप हमारे आर्टिकल पे आ सकते हैं, इन्होंने क्लियरली बता दिया, राइट। और वही चीज आपको करना है मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में। तो आपको देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, अगर मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो आपको सबसे पहला स्टेप ये लेना है कि आपको जाना है उस कीवर्ड पे क्या क्या मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन है, इसका पहले आइडिया ले लेना है। कभी भी किसी का मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करना है, एआई का यूज नहीं करना है मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन जनरेट करने के लिए। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ये बहुत ही छोटा कंटेंट होता है, इसको आप जो है खुद लिख सकते हो, खुद राइट कर सकते हो। क्लियर है? Title tags and meta descriptions influence click-through rates and search engine ranking by providing concise, descriptive reviews of web page content. ये टोटल एक तरीके से आपकी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है आपके पेज के लिए, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है हमेशा, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, आपको इस पे अच्छे से काम करना है, मतलब इसको सीरियस लेके काम करना है। यूआरएल स्ट्रक्चर वर्डप्रेस में कैसे चेंज कर सकते हैं अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वो, और दूसरी चीज एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स, ये क्या होता है? चलो मैं एक बार वर्डप्रेस में लॉगिन करता हूं। पोस्ट में जाता हूं और इसको मैं व्यू पोस्ट करता हूं एक नए टैब में। देखो यहाँ पे हमारा कीवर्ड है हाउ टू मेक मनी विद ब्लॉगिंग। अब यहाँ पे आप यूआरएल पे देखोगे हाउ टू मेक मनी विद ब्लॉगिंग आ रहा है, बीच में पब्लिश डेट वगैरह करके आ रही है, कुछ न्यूमेरिकल डिजिट्स आ रहे हैं। तो अगर हमें इसको चेंज करना है, वैसे वो एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल है बट स्टिल हमें चेंज करना है और सिंपल करना है। तो हम कहां पे जाएंगे? सेटिंग में जाएंगे और परमालिंक में जाएंगे। सेटिंग परमालिंक, ठीक है। अब देखो जैसे मैं प्लेन कर देता हूं, प्लेन पे करके मैं सेव चेंजेस करता हूं और उसके बाद इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूं और व्यू पे करता हूं। देखो कुछ ऐसा आ रहा है यूआरएल। ये एसईओ फ्रेंडली एक तरीके से नहीं है, अगर आप देखोगे तो ये यूआरएल एसईओ फ्रेंडली नहीं है। तो हम क्या सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे एसईओ फ्रेंडली यूआरएल के लिए? आएंगे सबसे पहले कस्टम स्ट्रक्चर पे, आपको ये चीज ध्यान देना है। कस्टम स्ट्रक्चर पे आएंगे सबसे पहले, यहां पे हमने क्लिक किया। अब यहां पे जो है
यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और फर्स्ट में हम क्या रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे हम कैटेगरी 1 पे आपको इसको रखना है और सेकंड पे आपको रखना है पोस्ट नेम सेकंड। ठीक है, पहले ये आपको यूज करना है, दूसरे में ये आपको यूज करना है। तो आपको यूज करने के लिए इसको कहीं पे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये एक तरीके से टर्म है, ठीक है, टर्म्स आप बोल सकते हो, ये टर्म्स है जो आपके पेज में यूज हो रहा है, वो डायरेक्टली यहाँ पे यूज हो जाएगा आपकी यूआरएल में। तो फर्स्ट और सेकंड आपको पता है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पोस्ट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे कैटेगरी आ गई और अब उसके बाद जाके हम पोस्ट नेम पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पोस्ट नेम आ गया और इसको हम क्या कर देंगे, सेव चेंजेस कर देंगे। अब यहाँ पे हम यूआरएल चेक करेंगे, देखो कैटेगरी और पोस्ट नेम आ रहा है, ये है एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। इसके अलावा हम जो है कैटेगरी को हटा सकते हैं, सिर्फ पोस्ट नेम यूज कर सकते हैं और इसको हम पब्लिश कर सकते हैं। अब ये भी है हमारा एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। देखो हाउ टू मेक मनी विद ब्लॉगिंग, साफ साफ दिख रहा है कीवर्ड हमारा यूआरएल में। कुल मिला के बात यह है कि जो आपका टॉपिक है वो आपके यूआरएल में शो होना चाहिए। आपका टॉपिक या इसके आसपास की चीजें यूआरएल में शो होना चाहिए, ताकि यूआरएल देख के पता लगाया जा सके या गेस किया जा सके कि ये यूआरएल किस टॉपिक का है। राइट, डिस्क्रिप्टिव रीडेबल यूआरएल दैट कंटेन रिलेवेंट कीवर्ड्स, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कीवर्ड्स जो है वो कंटेन होने चाहिए आपकी यूआरएल में, इंक्लूड होने चाहिए। क्लियर कॉन्सेप्ट यूआरएल इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस एंड कंट्रीब्यूट टू सर्च इंजन विजिबिलिटी। ठीक है, तो अगेन हमें पता चल गया है, सेटिंग में जाना है आपको, सेटिंग से जाके परमालिंक में जाना है और वहां से आपको यूआरएल स्ट्रक्चर चेंज कर देना है। कैटेगरी एंड टाइटल आप कर सकते हो पोस्ट टाइटल या फिर सीधे पोस्ट टाइटल आप कर सकते हो, है ना, या फिर आप जो है सीधा पोस्ट टाइटल कर सकते हो। दोनों एसईओ फ्रेंडली हैं। बाकी की चीजें आपको नहीं यूज करनी है कहीं भी। और दूसरी चीज, ये आप कब चेंज करोगे यूआरएल, परमालिंक से आप कब चेंज करोगे, जब आप वेबसाइट बना रहे होगे तभी। मिड एसईओ में आप इसको नहीं चेंज करोगे, इस यूआरएल को आप मिड एसईओ में नहीं चेंज करोगे, क्योंकि जब यूआरएल चेंज होता है तो इसका इफेक्ट पड़ता है एसईओ पे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसा मत करना कि आपने 1 मंथ एसईओ किया, उसके बाद फिर आपको याद आया कि यूआरएल तो चेंज नहीं किया, अब मुझे चेंज कर देना चाहिए। इस केस में आपको यूआरएल एज इट इज रहने देना है। तो बेटर देन ये सारी चीजें हम कब फोकस करते हैं, जब साइट को हम डिजाइन कर रहे हो या जब इनिशियली साइट को हम बना रहे हो। हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, अब यहां पे आप देखोगे तो ये हमारा है टाइटल, ये टोटल हमारा टाइटल है पूरा। उसके बाद जब आप आओगे तो ये हमारा है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। अब ये टोटल हेडिंग 3 ही है, टोटल हेडिंग 3 है। ये भी, ये भी, ये भी, सारा ये हेडिंग 3 है। अब फिर यहां पे अगेन आ जाएगा हेडिंग 2, फिर ये हेडिंग 3 है इसके अंदर, और ये फिर आ जाएगा हमारा हेडिंग 2। ठीक है, अब देखो हेडिंग कितने होते हैं, हेडिंग टैग्स H1 to H6 ये होते हैं हेडिंग टैग टोटल। अब हम कैसे यूज करते हैं इनको, देखो हमारा एक टाइटल होता है, टाइटल के अलावा हम एक हेडिंग H1 यूज करते हैं कंटेंट में, सिर्फ एक यूज करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ओनली 1। 2 to 3 या अप टू 5 तक हम यूज कर सकते हैं एज पर कंटेंट लेंथ। ठीक है, H2 के अंदर में हम यूज करते हैं H3 और H4। इसको आप कितने भी टाइम यूज कर सकते हो, बट बेसिकली हम जो है 10 to 12 डिपेंड करता है ये कंटेंट की लेंथ कितनी है। ये जो नॉर्मल कंटेंट का मैं बता रहा हूं, ये 1500 to 2000 वर्ड्स का कंटेंट का पैरामीटर है।
अब 1000 का है तो आपका इससे भी कम होगा, राइट। तो हेडिंग 3, हेडिंग 4, H5 H6 हम बहुत रेयर ही यूज करते हैं, तो इसको अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप यूज कर सकते हो कहीं पे, लाइक H4 के अंदर भी कैटेगरी करना होगा। जैसे आप स्ट्रक्चर यहाँ पे समझना, मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर समझाता हूँ। मैंने सबसे पहले टाइटल लिखा, टाइटल है पोस्ट में। उसके बाद हेडिंग 1 आया। हेडिंग 1 क्या होगा, टाइटल से ही रिलेटेड होगा, हाउ टू मेक मनी विद ब्लॉगिंग, अंडरस्टैंडिंग ब्लॉगिंग, ठीक है। उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन आया, है ना। अब यहाँ पे हेडिंग 2 आ गया, हाउ टू मेक मनी विद ब्लॉगिंग, मेथड एंड स्ट्रेटेजीज। मतलब अब हेडिंग 1 के अंदर में आ गए, हमने अंडरस्टैंड कर लिया ब्लॉगिंग को, अब मेथड देखना है, तो अब ये हेडिंग 2 आ गया। अब हेडिंग 2 के अंदर हेडिंग 3 आएंगी, क्योंकि जो मेथड होंगे वो अलग अलग होंगे, वेज हैं ये, ठीक है। तो अब क्या हो गया, मैंने यहाँ पे 8 मेथड दिए, 8 मेथड। फिर उसके बाद अगेन हमने एक H2 यूज किया, बिल्डिंग अ सक्सेसफुल ब्लॉग। फिर यहाँ पे मैंने हेडिंग 3 में 7 टिप्स दिए टू बिल्ड अ सक्सेसफुल ब्लॉग। उसके बाद फिर कंक्लूजन आया, फिर इसको हमने क्या दिया, हेडिंग 2 दिया। हेडिंग 2 में हमने एक कंक्लूजन दिया या कंक्लूड किया आर्टिकल को, ठीक है। ये एक आपका स्ट्रक्चर होता है आर्टिकल का, जहां पे हम हेडिंग्स यूज करते हैं, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखना है, अभी ये प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा आपको हेडिंग कहाँ कैसे यूज करना है। जो हेडिंग टैग होते हैं H1 to H6 तक होते हैं। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है आप लोगों को पता ही चल गया है। अब आता है हमारा इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है, जो हम विजुअल्स यूज करते हैं, इमेजेस यूज करते हैं। जैसे इसमें मैंने इमेज यूज किया, आप स्टार्टिंग में देखोगे एक इमेज यहाँ पे फीचर्ड इमेज, और उसके बाद एक इमेज यहाँ पे है रेफरेंस इमेज, बिटवीन द ब्लॉक, मिड ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो 2 इमेज मैंने यूज किया, तो इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि हम इसमें एक होता है अल्ट टेक्स्ट, जिससे सर्च इंजन को पता चलता है कि ये इमेज किस बारे में है। ये टर्म आपको याद रखना है, अल्ट टेक्स्ट, या इसको जो है हम अल्ट टैग भी बोलते हैं, ठीक है। अल्ट टेक्स्ट या अल्ट टैग बोलते हैं। ये हम यूज करते हैं इमेजेस के साथ। कैसे यूज करेंगे हम देखेंगे जब हम एसईओ देखेंगे कंप्लीटली ऑन पेज ऑप्टिमाइज करके, तब हम देखेंगे इसको, ठीक है। इसके साथ ही इमेज को हमें कंप्रेस करना होता है, इसको भी हम देखेंगे कंप्रेस कैसे करते हैं। इमेज को कंप्रेस करके हमें लो साइज में लेके आना होता है, ताकि हमारे सर्वर का रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा यूज ना हो और पेज लोडिंग स्पीड काफी अच्छी रहे। इंटरनल लिंकिंग, अगेन मैंने आप लोगों को बताया इंटरनल लिंकिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑन पेज में। अब एक आइडिया देता हूं मैं आप लोगों को, जैसे आपने बताया यहाँ पे एक आर्टिकल आपने लिखा हाउ टू मेक मनी विद ब्लॉगिंग, है ना। अब इसके बाद आपके पास एक आर्टिकल और है, गाइड टू अफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू स्टार्ट अफिलिएट मार्केटिंग एज अ करियर। आपने एक आर्टिकल इस पे भी लिखा। तो अब अफिलिएट मार्केटिंग वाले सेक्शन में यहाँ पे आप नीचे एक आर्टिकल, यहाँ पे नीचे एक लाइन ऐड कर सकते हो, टू नो मोर अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग रीड आवर अनदर आर्टिकल, राइट। और वहां पे आप अपने दूसरे आर्टिकल का लिंक दे दोगे। अब लेट सपोज वो यूजर जो है अफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड होगा, तो वहां पे क्लिक करके वो चला जाएगा, आपका दूसरा भी आर्टिकल पढ़ लेगा। आया तो था वो एक आर्टिकल पढ़ने, बट आपने दूसरा आर्टिकल उसको पढ़वा दिया, दूसरा भी आर्टिकल। तो इससे क्या होता है, इससे इंगेजमेंट क्रिएट होती है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देना है, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग पास आपके पास इस पे आर्टिकल है, तो हमें उन्हें अभी जो है नंबर 1 पे एफिलिएट मार्केटिंग डाला है, तो इसको नंबर 1 पे नहीं डालेंगे, इसको हम लास्ट में डालेंगे। क्यों? ताकि ऊपर के जो तरीके हैं वो पहले पढ़ ले, उसके बाद वो एफिलिएट मार्केटिंग पे है, ठीक है, ताकि ये भी कंटेंट लगभग वो ऑलमोस्ट पढ़ ले। और वैसे मोस्टली यूजर्स क्या करते हैं, पहले वो पूरा कंटेंट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आके यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग में उस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। ये नॉर्मल बिहेवियर होता है यूजर्स का। तो इसीलिए इंटरनल लिंकिंग बहुत जरूरी है, चाहे वो आप अथॉरिटी पास होने के लिए बोलो,
है ना, और चाहे वो यूजर एंगेजमेंट के लिए बोलो, दोनों के लिए इंटरनल लिंकिंग बहुत जरूरी है। अब अगेन जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अगर आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो या आपको रैंक करना है तो आप कंटेंट को रेगुलर अपडेट करो। रीजन इसका क्या है, गूगल हमेशा जो है पीरियडिटी देता है, वो फ्रेश कंटेंट को देता है, राइट। अब कंटेंट अगर अपडेटेड रहेगा, आपका इंफॉर्मेशन उसमें अपडेटेड रहेंगी आपकी, तो फिर उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि गूगल उसको कंसीडर करेगा कि आप जो है एक्टिव हैं वहां पे। और गूगल को पता चल जाता है, जब आप कंटेंट अपडेट करते हो ना, तो गूगल को पता चल जाता है, वो टाइम टू टाइम आपकी साइट को क्रॉल करता रहता है। वो ऐसा नहीं कि एक बार आया उसने आपकी साइट को क्रॉल किया और उसके बाद वो चला गया, दोबारा नहीं आएगा। वो टाइम टू टाइम आता रहता है, क्या क्या चेंज किए वो सब हर एक चीज मॉनिटर करता रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने स्टार्ट किया तो आपने 25 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन ये टॉपिक डाला, आपने 25 वेज ऐड कर दिए, कंक्लूजन भी ऐड कर दिया, दोनों ऐड कर दिया। उसके बाद दोनों ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, आप 10 to 15 डेज में 100 वर्ड का कंटेंट आप इंक्रीज कर दोगे, उसमें आप कोई और टॉपिक ऐड कर दोगे, कहीं पे और कंटेंट जहां पे आप अपडेट कर सकते हो अपडेट कर दोगे। ये प्रैक्टिस जो है फर्स्ट के 3 to 5 मंथ चलती रहनी चाहिए। मंथ में आपको 1 से 2 बार कंटेंट अपडेट करना ही है। और इससे क्या होता है, इससे गूगल जो है आपको कंसीडर करने लग जाता है आपके उस पेज को कि हाँ इस पे अपडेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है रेगुलर। अब आप सोचो, हमने जब सर्च किया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, अब आपको क्या लगता है ये कंटेंट 6 दिन पहले पब्लिश हुआ है? नहीं, ये कंटेंट 6 दिन पहले अपडेट हुआ है, पब्लिश तो ये बहुत पहले हुआ है। अब देखो ये अपडेटेड ऑन 7 अगस्त, पब्लिश अगर देखोगे तो पब्लिश से बहुत पहले हुआ होगा, ठीक है। तो अब इससे क्या है, इसमें क्या है, ये अपडेट हो रहा है रेगुलर और इसी वजह से टॉप पे रैंक कर रहा है। ये कंटेंट जो है ये 1 या 1.5 साल पहले ये पब्लिश हो चुका है, लेकिन ये कंटेंट 7 अगस्त को अपडेट हुआ है, और इसी वजह से यहाँ पे 6 डेज देखो दिखा रहा है। तो कंटेंट अपडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज को भी आपको लाइटली नहीं लेना है, सीरियस लेना है। और सेकंड है आपका यूजर एक्सपीरियंस, आपको प्रायोरिटी पे रखना है और पेज लोडिंग स्पीड पे ध्यान देना है। पेज लोडिंग स्पीड कैसे चेक करेंगे, अभी हम लोग देखते हैं। और उसके अलावा वेबसाइट जो है आपकी वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, लाइक मोबाइल में भी आपकी वेबसाइट अच्छे से ओपन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव जिसको बोलते हैं। अब अगर हम देखेंगे नर्ड वैलेट को जाके देखते हैं कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको इंस्पेक्ट करेंगे, मोबाइल व्यू में लेके आएंगे, देखो एकदम रिस्पॉन्सिव है ये मोबाइल में, अगर आप देख रहे हो तो, राइट। बहुत अच्छे से आर्टिकल ओपन हो रहा है, यूजर एक्सपीरियंस भी नीट एंड क्लीन है ना। तो ये क्या है, ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, आपको ये चेक करना है। आप अपने मोबाइल में उस वेबसाइट को ओपन करो और उसको देखो कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है ना। और यूजर एक्सपीरियंस का मतलब यही होता है कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो, फास्ट लोडिंग स्पीड, मतलब जो आपके इमेजेस यूज हुए हैं, एडिशनल जो स्टफ है उसको आप जो है कंप्रेस करो, है ना। अब अगेन टेक्निकल एसईओ क्या होता है, अभी आपको टेक्निकल एसईओ समझना है, क्योंकि टेक्निकल में बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल है नहीं टेक्निकल एसईओ में, बस आपको समझ लेना है। बाकी वर्डप्रेस में क्या होता है कि रैंक मैथ जो आपका है, रैंक मैथ का प्रीमियम प्लगइन, वो 80% टेक्निकल एसईओ आपके लिए खुद ही कर देता है, आपको सिर्फ 20% करने की जरूरत होती है, वो भी इजी, बहुत इजी चीजें होती हैं। और
जब आप कस्टम कोडेड वेबसाइट पे आप काम कर रहे होते हो तो आपको ध्यान देना है कि कस्टम कोडेड वेबसाइट पे जो टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन होती है वो आप नहीं डेवलपर करते हो, वो किसी डिजिटल मार्केटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो सिर्फ बता सकता है ऑडिट करके। तो आपको क्या आना चाहिए यहाँ पे, आपको वर्डप्रेस में टेक्निकल एसईओ ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए, और इसके अलावा टेक्निकल एसईओ ऑडिट कैसे करते हैं वो आना चाहिए। ये दो चीजें मैंडेटरी हैं, इन दोनों चीजों पे फोकस करना। आप ये मत फोकस करने लग जाना कि कोड स्निप्ट कहाँ पे ऐड करेंगे, क्या चीजें कैसी है, नहीं, आपको पता होना चाहिए बस कि चीजें कैसे काम करती हैं, कैसे हम इसको एनालाइज करते हैं, कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो टेक्निकल एसईओ क्या होता है। टेक्निकल एसईओ में एक्चुअली एक्चुअली कुछ हमारे टैग्स होते हैं और कुछ हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, टैग एंड स्ट्रक्चर, जिससे हम सर्च इंजन को एक इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं कि हमारा जो पेज है वो किस बारे में है, जिससे वो क्विक इंडेक्स हो सके, है ना, क्विक इंडेक्स और रैंक हो सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम टेक्निकल एसईओ करते हैं। जैसे अगर आपने टेक्निकल एसईओ किया है ना, तो मेक श्योर फिर क्या होता है कि सर्च इंजन जो है आपके पेज को क्रॉल कर सके, इंडेक्स कर सके, और जो कंटेंट है उसको अच्छे से ऑडिट कर सके और आपको रैंक कर सके, है ना। तो ये सारी चीजें, अब आपको यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करना है तो आपको थोड़ा टेक्निकल में जाना पड़ेगा, है ना। अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं है वेबसाइट तो टेक्निकल से ही होगा। उसके बाद आपको स्कीमा ऐड करना है, टेक्निकल में जाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर डेटा ऐड करना है, टेक्निकल में जाना पड़ेगा, राइट। तो ये चीजें क्या है, इन चीजों पे आपको फोकस करना पड़ता है एसईओ में भी, ये आपके ऑन पेज का ही पार्ट है। अब क्या क्या होता है टेक्निकल एसईओ में वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है साइट स्पीड एंड परफॉर्मेंस। देखो सबसे पहले आपको चेक करना है जो आपकी साइट है वो HTTPS पे है। आप देखोगे यहाँ पे कनेक्शन इज सिक्योर आ रहा है, दैट मीन्स HTTPS पे है। यहाँ पे आपको ब्राउजर में लॉक का आइकन आएगा या फिर ग्रीन लॉक का आइकन आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये वेबसाइट जो है वो सिक्योर है ना। अब अगर हम लोग देखते हैं नर्ड वॉलेट को भी, तो यहाँ पे भी देखो कनेक्शन इज सिक्योर। तो HTTPS पे होनी चाहिए वेबसाइट, पहली चीज। और उसके बाद फिर क्या है, वेबसाइट लोडिंग स्पीड। अब ऐसा नहीं है कि आपके जो है ब्लॉग पे, आपके आर्टिकल पे सर्च इंजन में किसी यूजर ने क्लिक किया और उसके 5 मिनट बाद वो आर्टिकल लोड हो रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, दो टूल यूज करते हैं। एक हमारा है पेज स्पीड डॉट वेब डॉट डेव और दूसरा हमारा है GT मैट्रिक्स, है ना। अब इसमें जाते हैं, इसमें हमने अपने URL को एंटर किया और एनालाइज करते हैं। और उसके बाद चलते हैं GT मैट्रिक्स में। यहाँ पे हमने URL को एंटर किया। देखो आप यहाँ से, आपको इस पर फ्री अकाउंट बना लेना है, तो यहाँ से आप ब्राउजर और लोकेशन चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी दोनों में एनालाइज कर लेता हूँ। देखो यहाँ का रिजल्ट आ गया। अब अगर आप देखोगे पैरामीटर, तो एसईओ यहाँ पे आपको 100% लाइक 100 बता रहा है, 100 आउट ऑफ 100। दैट मीन्स कि आपका एसईओ जो है कंप्लीटली ऑप्टिमाइज्ड है, ये आपको नहीं सोचना है। एसईओ 100% इन द सेंस कि आपको एसईओ करने में टेक्निकली कोई इशू नहीं है, राइट। आपको ये लेके चलना है।
ये नहीं लेके चलना है कि आपने 100% एसईओ कर रखा है उसका। ये एसईओ को लाइक ऐसा रिप्रेजेंट नहीं करता कि आपने एसईओ कर लिया है, ये 100% पेज ऑप्टिमाइज्ड है आपका, अब इससे ज्यादा आप ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। नहीं, ये इसका मतलब ये है कि टेक्निकली आप रेडी टू गो हो, ये आपका 80 के ऊपर है, दैट मीन्स आपकी वेबसाइट ओके है, आप एसईओ कर सकते हो। 80 के नीचे है तो आपको एक बार ऑडिट करने की जरूरत है। परफॉर्मेंस 60 के ऊपर है, ओके है। अगेन ये 60, ये 60, ठीक है। अब आप इसमें आप जाके यहाँ पे अपनी वेबसाइट की जगह गूगल की कोई वेबसाइट डालना, उसमें भी आपको इससे भी बेकार दिखाएगा यूजर एक्सपीरियंस और हर एक चीज, पेज लोडिंग टाइम। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका यूजर एक्सपीरियंस खराब है, बट आपको यहाँ से आपकी जो इश्यूज हैं वो मिल सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा खराब है तो आपके जो इश्यूज हैं वो मिल सकते हैं यहाँ पे। अगेन इसकी हम बात करेंगे आगे डिटेल में। अब ये है, यहाँ पे आप देखोगे ठीक है 69% परफॉर्मेंस जो है, और वो भी ये कनाडा के सर्वर से हुआ है, इंडिया के सर्वर से नहीं हुआ है। एलसीपी 3.1 सेकेंड, टीबीटी इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, एलसीपी से भी अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गूगल ने कोर वेब वाइटल्स जब रोल आउट किया था उसके बाद से गूगल की जितनी साइटें हैं वो खुद फॉलो नहीं कर पा रही हैं उस चीज को, कोर वेब वाइटल्स को। अभी आप देखोगे गूगल का जो सर्च इंजन है, हम उस पर चलते हैं और इसको हम कॉपी करते हैं और आते हैं, इसको एक बार हम चेक करते हैं। अब आप यहां पे देखो, गूगल की खुद की वेबसाइट है कोर वेब वाइटल फेल्ड। अब आपको क्या लगता है, आप इनसे महंगे इंजीनियर हायर कर सकते हो अपनी वेबसाइट को इंप्रूव करने के लिए? तो बेटर देन हमें उस डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना है जिस डायरेक्शन में हमें आउटपुट आए, राइट। हमें इस चीज को लेकर नहीं बैठना कि भाई हम अगले 1 महीने पे कोर वेब वाइटल्स पे ही काम कर रहे हैं, अदर जो पार्ट्स हैं, अदर जो पॉइंट्स हैं उनको हमने इग्नोर कर दिया, राइट। तो आप यहां पे भी देखोगे, अब यहां पे देखो परफॉर्मेंस एसईओ 83 है, चलो 80 है, 67 है, 78 है, ये चलो 100 है। अब आप यहां पे देखो गूगल का जो सर्च इंजन है, जो सर्च रिजल्ट पेज है, उसकी ये सिचुएशन, राइट। तो अब आपको क्या लगता है कि आप इनसे महंगे इंजीनियर हायर कर सकते हो? तो बेटर देन कि हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो यहां से हम पेज लोडिंग स्पीड हम चेक करते हैं। अब ये काम कैसे आएगा हमारे, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा बढ़िया है कि नहीं है? तो उससे क्या करना है आपको, जिस पे भी आपको रैंक करना है, भाई आप रैंकिंग आपको चाहिए तो आपके पास कीवर्ड तो होगा ही जिस पे आपको रैंक करना है। टॉप 5 रिजल्ट्स को आपको उठाना है, यूट्यूब वीडियोस को छोड़ देना है, यूट्यूब वीडियोस अगर आ रही हैं तो उनको छोड़ देना है। टॉप 5 रिजल्ट्स को आपको उठाना है और उस पेज के यूआरएल को लाके यहाँ पे ऑडिट कर लेना है। बस आपको ये सोच के चलना है कि उनसे हमें प्लस में ही रहना है, माइनस में नहीं जाना है, ठीक है। उनसे आगे ही रहना है हमें टेक्निकल में, दैट्स इट, सिंपल। साइट मैप क्या होता है, मैं एक चीज बता देता हूं आप लोगों को अगेन। साइट मैप आपकी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर्ड मैप होता है जो कि एक्सएमएल फाइल में हो सकता है या फिर एचटीएमएल फाइल में हो सकता है, दोनों में से किसी में भी हो सकता है। नॉर्मली जो रैंक मैथ आपको बना के देता है वो एक्सएमएल फाइल में ही देता है। तो जब भी क्रॉलर आता है तो सबसे पहले आपके साइट मैप, वेबसाइट के साइट मैप पे ही आता है सबसे पहले, और यहीं से आपकी वेबसाइट के अलग अलग पार्ट्स में वो जाता है, डिवाइड होता है। अगेन ये कैसे बनाना है, तो इसको बनाने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती। रैंक मैथ में बस कुछ सेटिंग्स आपको देखनी होती हैं और वो ऑटोमेटिकली आपके लिए क्रिएट कर देता है आपके लिए जो आपका साइट मैप। अब अगर मैं इसमें जाके देखूंगा तो मैं सबसे पहले जाता हूं रैंक मैथ में, और यहाँ पे देखो साइट मैप सेटिंग आ रही है, मैं इस पे चलता हूं। अब देखो यहाँ पे मेरा साइट मैप है, ये वाला यूआरएल है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो ये है मेरा साइट मैप,
ऐसा कुछ दिखता है साइट मैप। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट है, पेजेस है, कैटेगरीज है। पोस्ट में अगर मैं जाऊंगा तो देखो कितनी पोस्ट है मेरे पास, ये पता चल जाएगा। पेजेस में अगर मैं जाऊंगा तो कितने पेजेस है मेरे पास, ये पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ से आता है सबसे पहले जो क्रॉलर आता है वो आपके साइट मैप पे आता है। तो इसमें भी आपको कुछ मैनुअल करने की जरूरत नहीं होती, रैंक मैथ आपके लिए सारी चीजें कर देता है, बस आपको कुछ सेटिंग अपडेट करनी होती है। अगेन इसको हम देखेंगे, ये सारी चीजें हम आगे प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं, तो टेंशन मत लेना, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझो बस। robots.txt एक फाइल होती है, ये किस काम की होती है हमारे, ये डिसाइड करती है कि कौन सा पार्ट वेबसाइट का गूगल में शो करेगा यानी कि इंडेक्स होगा, और कौन सा पार्ट जो है वो इंडेक्स नहीं होगा। अब लेट सपोज ये हमारा डैशबोर्ड है, तो क्या मैं अपना डैशबोर्ड इंडेक्स करवाना चाहूंगा गूगल में? नहीं। रीजन कि डैशबोर्ड तो सिर्फ एडमिन के लिए होता है, डैशबोर्ड जो ऑनर्स होते हैं साइट के उनके लिए होता है। इसको मैं गूगल में रैंक करवा के या गूगल में इंडेक्स करवा के क्या करूंगा? और इससे हमारी सिक्योरिटी ही एक तरीके से अफेक्टेड होगी, है ना। किसी ने साइट वाइट हैक कर ली, उसके बाद जो है कुछ उल्टे सीधे कंटेंट डालने स्टार्ट कर दिए, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर जो आपकी रैंकिंग हो भी रही होगी ना वो भी चली जाएगी। तो हमें डैशबोर्ड जो है बैकएंड तो हमें इंडेक्स करवाना ही नहीं होता। तो ये कहां से डिसाइड होता है? ये रोबोट txt फाइल से डिसाइड होता है। ये भी आपको रैंक मैथ आपका ऑटोमेटिक क्रिएट करके देता है, robots.txt पे ये आप चेक कर सकते हो। साइट मैप देखो कहाँ पे, इसने बता दिया साइट मैप कहाँ पे है। और इसके अलावा अलाउ क्या है और डिसअलाउ क्या है। WP एडमिन मतलब आपका बैकएंड, ये डिसअलाउ, ये जो डायरेक्टरी है वो इंडेक्स नहीं होगी, अलाउ में ये डायरेक्टरी इंडेक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होते हैं, बस आपको ये समझना है। robots.txt फाइल यही होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा डायरेक्टरी आपका या कौन सा पार्ट वेबसाइट का इंडेक्स होगा या नहीं होगा। और ये डिसाइड करता है मतलब आप उसको इस अकॉर्डिंग सेट करते हो। तो रैंक मैथ आपके लिए पहले ही सेट कर देता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा मार्कअप एक्चुअल में क्या होता है, जब आप कोई पेज है, कोई एक पेज है या कोई एक पोस्ट है, वो किस चीज के बारे में है, लाइक वो किसी प्रोडक्ट के बारे में है, किसी सर्विसेज के बारे में है, ये चीज गूगल को इजीली पता चल जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप यूज करते हैं। स्ट्रक्चर डेटा या स्कीमा मार्कअप ये हम यूज करते हैं। ये एक कोड होता है जो आपके पेज में इंजेक्ट हो जाता है और वो सर्च इंजन्स को बता देता है कि ये पेज किस बारे में है। तो सर्च इंजन उनको अकॉर्डिंगली अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं, राइट। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें ऐड करनी होती है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, क्या क्या होते हैं, ये चीजें हम आगे देखेंगे ऑन पेज में। वेबसाइट पेज लोडिंग स्पीड ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। स्क्रीमिंग फ्रॉग देखो ये टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन के लिए है, इसको भी हम लोग देखेंगे स्क्रीमिंग फ्रॉग को कि ये टूल क्या है और कैसे यूज करते हैं। इसके अलावा 2-3 टूल है, तो वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। इस पूरे कंप्लीट मॉड्यूल के एसईओ के लास्ट में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे उन टूल्स का यूज करना है, कैसे क्या चीजें परफॉर्म करनी है। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना।